Hello everyone. Today the topic of lecture under the company law. In the first lecture we have seen the what is prospectus and what is the subject matter or the material which contains or the which include under the prospectus. After that the kinds of the prospectus, and today we are going to allotment of shares or the debenture or the securities. आज हम लोग लास्ट लेक्चर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा प्रविवरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रविवरण में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, आज इसकी उस लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या अंशों का आवंटन। पहले बात करेंगे कि आवंटन होता क्या है। तो आवंटन का मतलब ही होता है शेयर का आवंटन का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन। हियर द वर्ड इज़ गिवन द एप्रोप्रिएशन या बांटना। आवंटन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है बांटना। देन हियर हम लोग यदि बात करते हैं कि है क्या आवंटन क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट और द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, अंशों के आवंटन से क्या आशय है। तो हियर द एप्रोप्रिएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू द पर्सन आउट ऑफ इन प्रीवियसली in appropriated capital of the company. Only after allotment share comes into existence. I start once again. The appropriation means बांटना। किसको बांटना? The appropriation को हम लोगों ने कहा बांटना। Of a certain number of shares, कुछ अंशों की संख्या, निर्धारित संख्या, to person, व्यक्तियों को या व्यक्ति को आउट ऑफ इन प्रीवियसली इनएप्रोप्रिएटेड, जो पूर्व में इनएप्रोप्रिएटेड मतलब नहीं बांटा गया है, इनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी, जिसको पूर्व में कंपनी ने अपनी पूंजी में से नहीं बांटा हुआ है। सो हियर द अलॉटमेंट टर्म मीन्स शेयर्स के सर्टेन पार्ट्स को या अंशों की कुछ निश्चित सीमा को या निश्चित संख्या को व्यक्तियों को बांटना। और ये जो संख्या होती है या ये जो अंश होते हैं, ये पूर्व में कंपनी की जो कैपिटल है या पूर्व की बिना बटी हुई पूंजी को, जिसको हम व्यक्तियों को या व्यक्ति के समूह को या को बांटते हैं, उसे हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर या अंशों का आवंटन कहते हैं। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, जब तक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं होता है कंपनी एग्जिस्टेंस में, या कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो एग्जिस्टेंस में नहीं आते हैं, वो अस्तित्व में नहीं आते हैं। हियर अगेन इम्पॉर्टेंट, पब्लिक कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब पब्लिक कंपनी अपने इश्यूज़ निकालता है, इश्यूज़ मीन्स पब्लिक कंपनी इज़ गोइंग टू इशूइंग द आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब आईपीओ निकालती है कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है, लिस्टेड इन द सेंस ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में लिस्टेड है, और जब वह अपने शेयर्स को इशू करती है, इट मीन्स पब्लिक कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज एंड आफ्टर इशूइंग प्रॉस्पेक्टस which is called as the IPO, जब वो अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करती है या प्रविवरण लेकर निकालती है, एंड गेटिंग सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट, और उसके बाद जब उसे अभिदान की राशि मिल जाती है, अभिदान की राशि का मतलब एप्लीकेशन मनी जब उसको मिल जाती है, तो एप्लीकेशन मनी के बाद एंड अलॉटमेंट कंपनी शेयर एंड अलॉटमेंट मतलब कि सब्सक्रिप्शन या न्यूनतम अभिदान मिलने के बाद और अंशों के आवंटन के बाद कंपनी शेयर कैम इनटू एग्जिस्टेंस। वह कंपनी के जो शेयर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं। तब तक वो शेयर लिस्टेड नहीं होंगे जब तक कि उनका अलॉटमेंट नहीं होगा।
इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, एक कंपनी ने जब जो कि लिस्टेड है सेबी या स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज इसको हम लोग कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में है, ये अपना निकालती है आईपीओ। आईपीओ मीन्स प्रॉस्पेक्टस, इसी को हम कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। और जब प्रॉस्पेक्टस निकालती है और इसी प्रॉस्पेक्टस से उसको शेयर सब्सक्रिप्शन मिलता है और सब्सक्रिप्शन के बाद वो अलॉटमेंट कर देती है, तो ये जो शेयर्स होंगे ये लिस्टेड हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, या ये इनका जो एग्जिस्टेंस होगा इन शेयर्स का वो स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई देने लगता है। इसके पहले इन शेयर्स का कोई भी मूल्य नहीं होता है। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ दीज काइंड्स ऑफ द शेयर्स विच इज़ नॉट अलॉटेड, जिनको अभी आवंटित नहीं किया गया है। तो अगेन हियर आवंटन कहलाता है, और कोई भी कंपनी अंशों के आवंटन के बाद ही अस्तित्व में आती है, या कंपनी की बात कहें या उसके शेयर्स की बात कहें, तो यहाँ शेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। आवंटन के बाद ही जो उसके शेयर्स होंगे, अंश होंगे, वो कंपनी के एग्जिस्टेंस में आते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब कहाँ पे लिस्टेड हो जाते हैं, अंडर द स्टॉक एक्सचेंज। देन वन मोर थिंग इज कंसिडरेबल हियर, वो क्या है, व्हाट इज द कंसिडरेबल पॉइंट अंडर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। तो अंडर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर वन थिंग वी शुड कीप आवर माइंड दैट the forfeitures and the reissue of shares not included under the allotment of shares। हम लोग allotment of shares में जिन अंशों को या जिन पर्टिकुलरली शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है, या जिन शेयर्स को कंपनी ने री इशू किया है, फॉरफिट करने के बाद, फॉरफीचर के बाद, इनके अंशों के हरण के बाद, इसको यदि फिर से पुनर्निर्गमित कंपनी कर रही है तो उसको हम लोग अलॉटमेंट की कंडीशन में नहीं लाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के लिए हम लोगों का जो रूल है वो साफ कहता है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अलॉटेड बिफोर एंड आफ्टर दैट फॉरफिटेड। इसको हम लोग पूर्व में ही अपनी पूंजी में से हम लोग इसका अलॉटमेंट कर चुके थे। company have already allocated or the distributed these kinds of the shares among the peoples। तो उसके बाद यदि ये शेयर्स, उसके बाद शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, अंशों का हरण किया गया है, तो इसको हम लोग नया अलॉटमेंट नहीं मानेंगे। अलॉटमेंट हमेशा जो होगा वो ध्यान रखने वाली बात है, इन एप्रोप्रिएटेड कैपिटल, मतलब पूर्व में कंपनी की वह पूंजी का भाग, सच पार्ट ऑफ द इन एप्रोप्रिएटेड कैपिटल, ठीक है, जिसको अभी तक नहीं बांटा गया था, उसी भाग को हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर में लेंगे। और यदि कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया है और बाद में किन्हीं कारणों से ड्यू टू सम रीजंस कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर रही है, हरण कर ले रही है, या जब्त कर ले रहे हैं अंशों को, तो और उसके बाद वो उसको री इशू कर रही है, तो दोनों ही कंडीशन को हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में देना है कि आवंटन के लिए कंडीशन जो है वो हमेशा रहती है इन एप्रोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ कंपनी प्रीवियसली। हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज़ द जनरल रूल्स ऑफ द अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट का जनरल रूल क्या होता है, सामान्य नियम क्या होते हैं। तो वो सामान्य नियम की हम लोग अब बात करेंगे। तो सामान्य नियम में सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो फॉलो करना चाहिए या एक कंपनी को, जिसको अ कंपनी शुड बी फॉलोड द जनरल रूल्स इन रिगार्ड्स टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी इन जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए अलॉटमेंट करती है। तो वो जनरल रूल्स क्या है बताना चाहूँगी कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर विच इज़ मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 39, ये चीज़ शुरू में ही हम लोग को डिस्कस करनी चाहिए थी, पर आप लोग स्टार्टिंग में जब जहाँ पे मैंने अलॉटमेंट बताया है वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा सेक्शन 39। ये आपका कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 39 में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज़ या अंशों का आवंटन दिया हुआ है, या इससे रिलेटेड सारे रूल्स वहाँ पे मेंशन हैं। देन
हम लोगों ने कहा जनरल रूल्स को यदि हम लोग डिस्कस करें तो जनरल रूल्स फॉर द वैलिड अलॉटमेंट, वैध आवंटन के लिए जो सामान्य नियम होते हैं, फर्स्टली द फर्स्ट इज़ द प्रॉपर अथॉरिटी। इसको कहा जाएगा कि अलॉटमेंट बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। यदि हम बिना अथॉरिटी के एक्सेप्टेंस के अप्रूवल के कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अलॉटमेंट नहीं कर सकता है शेयर्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल the consent or the approval from the proper authority must for the allotment of shares, and after taking the approval by the board of director, ये जो proper authority होती हैं, ये जो संबंधित अधिकारी होते हैं या इनको कहा जाए जो अथॉरिटीज़ इसको अलॉट करने की परमिशन देती हैं, वो होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम लोग BOD कहते हैं। तो आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल और द कंसेंट बाय द प्रॉपर अथॉरिटी, अ कंपनी रेडी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। इस प्रॉपर अथॉरिटी से एक्सेप्टेंस के बाद ही एक कंपनी अपने शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकती है। देन द सेकेंड कि अलॉटमेंट के लिए जो मस्ट है कि अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विथ अ रीज़नेबल टाइम, कि जो भी हम अलॉटमेंट करने जा रहे हैं इट ऑलवेज़ विद इन अ रीज़नेबल टाइम, ये उपयुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि अलॉटमेंट जो है, यदि किसी व्यक्ति ने एक कंपनी के शेयर्स के लिए जून मंथ में अप्लाई किया है, तो कंपनी उसको जो उसका अलॉटमेंट है यदि उसने नवंबर में किया या दिसंबर में किया, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि कंपनी के वो अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करेगा ही। तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है बात है कि कंपनी ने जो प्रॉस्पेक्टस में टाइम मेंशन किया होगा या प्रविवरण में जो समय सीमा निर्धारित की होगी, उस समय सीमा में ही कंपनी को अलॉटमेंट कर देना होगा। यदि कंपनी इसके बाद अलॉट करती है तो इसके लिए जो शेयर होल्डर है या एप्लीकेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। यदि वो कंपनी के शेयर्स को लेने के लिए मना कर देता है तो यहाँ पे ये वही मेंशन किया गया है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑफर। तो नेक्स्ट जो है जनरल रूल्स वो है एब्सोल्यूट एंड द अनकंडीशनल। जब भी अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट के लिए ये भी एक कंडीशन होती है कि आवंटन पूर्ण और शर्त रहित होना चाहिए। लेकिन आवंटन पूर्ण का मतलब क्या है कि यदि कंपनी ये मानकर चलती है कि प्रॉपर अथॉरिटी से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद कंपनी ये कहती है कि इन पर्टिकुलर कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही अलॉटमेंट होगा, तो ये इस तरह के अलॉटमेंट के साथ में यदि कोई भी वो शर्त रखती है तो वहाँ पर कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और इस तरह का जो भी अलॉटमेंट होगा वो इनवैलिड होगा, वो अलॉटमेंट वैध नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि अलॉटमेंट से पहले कंपनी शुड बी टेकन द अप्रूवल या कंपनी शुड बी टेकन परमिशन बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। सेकेंड, जो भी अलॉटमेंट होगा इट शुड बी विद इन अ रीजनेबल टाइम, जो उपयुक्त समय दिया गया है उसमें होना चाहिए। यदि इसके बाद में यदि कंपनी अलॉटमेंट करती है तो वो इनवैलिड अलॉटमेंट कहलाएगा। और एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल अलॉटमेंट नहीं करती है, कोई शर्त लगाती है अलॉटमेंट के साथ में और जो फुल अलॉटमेंट की बात कर रही थी उसको नकार रही है, उसको रिफ्यूज़ कर रही है, तो उसके बाद यदि कंपनी अलॉटमेंट करती है तो उसको भी हम लोग इनवैलिड अलॉटमेंट कहेंगे। इसको देन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं कंपनी की कि वो अलॉटमेंट करने जा रही है या कंपनी ने अपना जो इशू निकाला था उसमें जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है या जो भी इंफॉर्मेशन अलॉटमेंट से रिलेटेड होती है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। इसको आवेदनकर्ता के पास इसका संवहन करना कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। यदि कंपनी संवहन नहीं करती है तो इसको भी हम लोग वैलिड अलॉटमेंट में नहीं लेंगे। यहाँ पर अलॉटमेंट तभी पूरा माना जाएगा जैसे अलॉटमेंट लेटर दे देना और उसके साथ में अलॉटमेंट लेटर पे प्रॉपर स्टैम्प का होना, उसके बाद उसको प्रॉपरली बाय पोस्टल सिस्टम कम्युनिकेट करना या बाय ईमेल
एनी काइंड्स ऑफ द या एनी मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन कंपनी कैन यूज्ड फॉर कम्युनिकेट द कंसर्न इंफॉर्मेशन। वह संबंधित सूचना को एप्लीकेंट के पास पहुंचाती है कि उन जो कंपनी है वो उसने शेयर अलॉट कर दिए हैं या कंपनी ने अंशों का आवंटन करने के लिए कंपनी तैयार है। तो इतने रूल्स हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं, उसके यदि हम लोग बात करें, नेक्स्ट है वो है आपका स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस यदि कहें, जिसको वैधानिक प्रतिबंध कहते हैं, तो वो फर्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी इंश्योर अबाउट दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज़ मेंशन इन प्रॉस्पेक्टस। कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए जो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ है कि अप टू 90% तक राशि, न्यूनतम अभिदान राशि या मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए और एप्लीकेंट ने इसको सब्सक्राइब कर दिया है, तब उसके बाद ही कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करती है। या ये कहा जाए कि कंपनी जब तक इंश्योर नहीं होगी कि ये 90% का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ये सब्सक्राइब किया गया है या नहीं, यदि सब्सक्राइब किया गया है तो इसके बाद ही कंपनी अलॉटमेंट, शेयर ऑफ अलॉटमेंट कर सकती है। नेक्स्ट जो है वो है 5% अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ में या आवेदन पर प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य का 5% देय। जितने भी एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं उनके साथ में एप्लीकेशन मनी का 5% या सेबी की जो गाइडलाइंस होंगी या सेबी ने जिस पर्टिकुलरली परसेंटेज को मेंशन किया होगा कि इतना कम से कम होना चाहिए, वो परसेंटेज जब तक नहीं मिल जाएगा या जो भी आवेदन पर प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य का 5% देय होना चाहिए, ये राशि 5% से कम नहीं होनी चाहिए। जब तक ये यदि कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है तो वो पहली बात तो अलॉटमेंट वहाँ कर नहीं पाएगी, और यदि कंपनी अलॉटमेंट करती है तो इस तरह का अलॉटमेंट इनवैलिड कहलाएगा, अवैध कहलाएगा। दूसरी चीज़ जो इसमें मेंशन होती है स्टैट्यूटरी में या वैधानिक प्रतिबंध है वो है फेल्योर टू गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी। यदि कंपनी जो सब्सक्रिप्शन मनी जो 90% होती है, यदि उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पाने में कंपनी असफल है, कंपनी को इस तरह का 90% का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो नहीं मिल पा रहा है, तो कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू होने के 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ द इशूइंग प्रॉस्पेक्टस मनी शुड रिटर्न टू एप्लीकेंट। जो भी संबंधित व्यक्ति होगा, आवेदनकर्ता होगा या एप्लीकेंट होगा, उसको प्रॉपर वे में इस तरह का अमाउंट वापस कर दिया जाएगा जैसा प्रॉस्पेक्टस में मेंशन है, उस पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करते हुए। देन फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास आवंटन की विवरणी दाखिल करना। ये आवंटन की विवरणी का मतलब होता है कि जहाँ एक कंपनी सिक्योरिटीज़ को अलॉट करती है उसे प्रेस्क्राइब फॉर्म में उसको प्रेस्क्राइब फॉर्म में उसका फुल स्टेटमेंट अलॉटमेंट का रजिस्ट्रार के पास फाइल करना मस्ट होता है। कंपनी रजिस्ट्रार, जिसको हम लोग आरओसी बोलते हैं, आरओसी के पास अलॉटमेंट से रिलेटेड सारा स्टेटमेंट फाइल करती है। नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील विद द शेयर्स। स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करना। एक कंपनी, ये हमारा अंडर सेक्शन 40 है, यहाँ पे इसको मेंशन कर लिया जाए, सेक्शन 40। ये आपका सेक्शन 40 में मेंशन किया हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक को इनवाइट करने के लिए या शेयर्स को परचेज़ करने के लिए या सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करने के लिए कंपनी एक या एक से अधिक जो रिकॉग्नाइज्ड होंगी, स्टॉक एक्सचेंज जो भी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन देके शेयर्स की ट्रेडिंग का या शेयर्स की डीलिंग के लिए एक्सेप्टेंस ले सकती है या लेगी। जब तक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से ऐसी परमिशन नहीं लेती है तब तक वो अपने शेयर्स के परचेजिंग और सेलिंग का काम नहीं कर पाएगी। तो एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील विद द शेयर्स। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज
एक्सचेंज में कंपनी अपने शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन देती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो रहेंगी, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का मतलब जहां पर या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड या शेड्यूल्ड जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, दो तरह की सिक्योरिटीज़ लिस्टेड और अनलिस्टेड से भी स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं। तो वहाँ पर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में अपने शेयर्स को इन कराने के लिए या अपने शेयर्स को मेंशन कराने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए जब एप्लीकेशन दे देती है तो इसके बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज का नाम अपने प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करती है कि कंपनी किस स्टॉक एक्सचेंज को बिलोंग करेगी या जो कंपनी के शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के नाम दिए जाएंगे जहां पर सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग की जाएगी। तो ये जैसे हम लोग को पता है कि दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है, तो उनमें वहाँ पे मेंशन करना होगा कंपनी को अपने प्रॉस्पेक्टस में। सो जो नेक्स्ट है उसमें डिपॉजिटिंग ऑफ एप्लीकेशन मनी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, प्रार्थना राशि अलग बैंक खाते में जमा करना। तो प्रार्थना राशि जो बैंक खाते में जमा की जाती है वो शेड्यूल्ड बैंक में होनी चाहिए। जो शेयर होल्डर्स ने ये जो एप्लीकेंट्स होते हैं जिन्होंने आवेदन किया है, उस प्रार्थना राशि को एक अलग से किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मैटर्स में होता है। पहला कि सिक्योरिटीज़ के अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट के लिए या फॉर द एडजस्टमेंट इन अगेंस्ट टू अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़। दूसरा सेबी ने जो पर्टिकुलरली टाइम पीरियड था दिया जहां कंपनी के अलॉटमेंट करने में किसी कारण से कंपनी असफल रही है या कंपनी ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलॉटमेंट नहीं किया है, जो कि अभी हम लोगों ने जनरल रूल्स में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कंपनी को विद इन टाइम, जो एक टाइम उसने मेंशन किया हुआ है अपने प्रॉस्पेक्टस में, उसमें शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ के से रिलेटेड अलॉटमेंट कर देना चाहिए या अलॉटमेंट लेटर इशू कर देना चाहिए, आवंटन पत्र जारी कर देना चाहिए। और यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पा रही है, अलॉटमेंट नहीं कर पा रही है, तो इसी डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन मनी का इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें पेनाल्टी। तो पेनाल्टी के लिए जिसको हम लोग कहते हैं अर्थदंड, अर्थदंड की जहाँ तक बात है, इसमें कंपनी यदि 40 जो एप्लीकेशन यहाँ पर जो एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द परमिशन टू डील विद द शेयर्स, सेक्शन 14 के किसी भी रूल्स को यदि ब्रेक करती है या इस सेक्शन को ब्रेक करती है, तोड़ती है या उल्लंघन करती है प्रावधान का, तो कंपनी जुर्माना के लिए कंपनी के ऊपर फ़ाइन अप्लाई किया जाता है। और ये जो पेनाल्टी होती है, अर्थदंड होता है कंपनी के केस में, कंपनी के लिए 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 50 लाख 50 लाख तक की पेनाल्टी लग सकती है। और यदि कोई अथॉरिटी मतलब कोई यदि अधिकृत व्यक्ति या अधिकारी दोषी पाया जाता है, इसमें इन्वॉल्व होता है या वो विक्टिम होता है, मुजरिम होता है इन सारे मामलों में, तो उसको प्रिजनमेंट हो सकती है, सज़ा हो सकती है 1 साल की, या फिर 50,000 रुपये तक अर्थदंड या पेनाल्टी लग सकती है, या दोनों भी। सो जो नेक्स्ट है उसमें डिपॉजिटिंग ऑफ एप्लीकेशन मनी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, प्रार्थना राशि अलग बैंक खाते में जमा करना। तो प्रार्थना राशि जो बैंक खाते में जमा की जाती है वो शेड्यूल्ड बैंक में होनी चाहिए। जो शेयर होल्डर्स ने ये जो एप्लीकेंट्स होते हैं जिन्होंने आवेदन किया है, उस प्रार्थना राशि को एक अलग से किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मैटर्स में होता है। पहला कि सिक्योरिटीज़ के अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट के लिए या फॉर द एडजस्टमेंट इन अगेंस्ट टू अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़। दूसरा सेबी ने जो पर्टिकुलरली टाइम पीरियड था दिया जहां कंपनी के अलॉटमेंट
करने में किसी कारण से कंपनी असफल रही है या कंपनी ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अलॉटमेंट नहीं किया है, जो कि अभी हम लोगों ने जनरल रूल्स में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कंपनी को विद इन टाइम, जो एक टाइम उसने मेंशन किया हुआ है अपने प्रॉस्पेक्टस में, उसमें शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ के से रिलेटेड अलॉटमेंट कर देना चाहिए या अलॉटमेंट लेटर इशू कर देना चाहिए, आवंटन पत्र जारी कर देना चाहिए। और यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पा रही है, अलॉटमेंट नहीं कर पा रही है, तो इसी डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन मनी का इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें पेनाल्टी। तो पेनाल्टी के लिए जिसको हम लोग कहते हैं अर्थदंड, अर्थदंड की जहाँ तक बात है, इसमें कंपनी यदि 40 सेक्शन 40 जो एप्लीकेशन यहाँ पर जो एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द परमिशन टू डील विद द शेयर्स, सेक्शन 14 के किसी भी रूल्स को यदि ब्रेक करती है या इस सेक्शन को ब्रेक करती है, तोड़ती है या उल्लंघन करती है प्रावधान का, तो कंपनी जुर्माना के लिए कंपनी के ऊपर फ़ाइन अप्लाई किया जाता है। और ये जो पेनाल्टी होती है, अर्थदंड होता है कंपनी के केस में, कंपनी के लिए 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 50 लाख 50 लाख तक की पेनाल्टी लग सकती है। और यदि कोई अथॉरिटी मतलब कोई यदि अधिकृत व्यक्ति या अधिकारी दोषी पाया जाता है, इसमें इन्वॉल्व होता है या वो विक्टिम होता है, मुजरिम होता है इन सारे मामलों में, तो उसको प्रिजनमेंट हो सकती है, सज़ा हो सकती है 1 साल की, या फिर 50,000 रुपये तक अर्थदंड या पेनाल्टी लग सकती है, या दोनों भी। हियर द नेक्स्ट इज़ द वेरिएशन इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ऑब्जेक्ट इन द प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 27। अभी हम लोगों ने 39 पढ़ा, सेक्शन 39 अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 27 जिसमें वेरिएशन इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉस्पेक्टस, प्रविवरण में अनुबंध की शर्तों या उद्देश्यों में परिवर्तन। कि क्या एक कंपनी प्रॉस्पेक्टस में जो उसकी टर्म्स हैं, जो उसकी कंडीशंस हैं, उसके ऑब्जेक्ट हैं, उसमें चेंजेस कर सकती है या नहीं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो वेरिएशन है वो है वेरिएशन बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। परिवर्तन केवल विशेष प्रस्ताव द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये विशेष प्रस्ताव क्या होता है, इसको यदि हम लोग पढ़ें तो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, कंपनी एक सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव लाके अपने प्रॉस्पेक्टस की टर्म्स में या अनुबंध के प्रविवरण में अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन कर सकती है। फर्स्ट इज़ द पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, सामान्य सभा बुलाएगी, उसके लिए कोई स्पेसिफिक मीटिंग बुलाने की उसको ज़रूरत नहीं है। जनरल मीटिंग में वो अपना ये वेरिएशन से रिलेटेड रेजोल्यूशन पास करा सकती है या विशेष प्रस्ताव को वो सामान्य सभा में रख के पास करा सकती है। दूसरा है वेरिएशन बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन, परिवर्तन केवल विशेष प्रस्ताव के द्वारा। कंपनी यदि चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन लाकर भी जो टर्म्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं प्रॉस्पेक्टस के, उसमें चेंजेस ला सकती है। तो 2 हुए, एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी हुआ और एक हुआ जनरल मीटिंग में। ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा ये जनरल मीटिंग में लाकर कंपनी जो टर्म्स हैं उनमें चेंजेस ला सकती है। दूसरा है पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, कंपनी को इससे संबंधित सूचना कि प्रविवरण में या प्रॉस्पेक्टस में चेंज किया जा रहा है, उसको किसी न्यूज़पेपर में, या कहा जाए कि कोई लोकल न्यूज़पेपर भी हो सकता है, लेकिन एक इसमें कंडीशन मस्ट होती है कि ऐसा जो भी चेंजेस होंगे या ऐसे जो भी वेरिएशंस होंगे उसके लिए इंग्लिश पेपर भी मस्ट होता है। तो वह यही है कि अ कंपनी शैल बी पब्लिश चेंजेस और वेरिएशन इन प्रॉस्पेक्टस, यदि वो प्रविवरण में परिवर्तन करना चाहती है, विथ रैशनैलिटी ऑफ द चेंजेस, ये बताते हुए कि यह परिवर्तन आवश्यक है, इन इंग्लिश एंड इन लोकल न्यूज़पेपर विच इज़ पब्लिश्ड इन द क्राइटेरिया ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। वो ऐसा जो परिवर्तन होगा उसको लोकल न्यूज़पेपर में
और या इसके साथ में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, प्रकाशित करती है। और कहाँ प्रकाशित करती है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब अपने कार्यालय, जो पंजीकृत कार्यालय होगा उसकी सीमा के अंदर इस तरह का प्रकाशन कराती है। और ये जो भी प्रकाशन होगा, पब्लिकेशन होगा, ये न्यूज़पेपर में होता है। इसके बाद जो वेरिएशन है 3rd नंबर पे कि किस तरह से कर सकती है, तो वो आपका है नॉट टू यूज़ मनी कलेक्टेड थ्रू द प्रॉस्पेक्टस। प्रविवरण द्वारा एकत्रित धन का प्रयोग न करना। एक कंपनी कभी भी जो प्रॉस्पेक्टस होगा उससे रिलेटेड जितना उसको फंड मिल रहा है या जो एप्लीकेशन मनी मिल रही है, उसको शेयर्स के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मतलब किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदने में या बेचने में या अन्य तरह से किसी भी प्रैक्टिस के लिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। कंपनी शैल नॉट बी यूज्ड कलेक्टेड मनी थ्रू प्रॉस्पेक्टस इन परचेजिंग ऑफ और द सेलिंग ऑफ और इन अदर मैनर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी। अन्य कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस धन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इट इज़ वन ऑफ मोर कॉशंस विच शुड बी टेकन बाय द कंपनी। इस बात का ध्यान एक कंपनी को रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो है वो है एग्जिट ऑफर टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर्स होते हैं जो इस तरह के वेरिएशन को, इस तरह के परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस के टर्म्स में चेंजेस करे या जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चेंजेस करे। तो असंतुष्ट अंशधारियों को कंपनी छोड़ने का अवसर प्रदान करना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इफ़ शेयर होल्डर आर नॉट एग्री फॉर वेरिएशन और दे आर नॉट गिविंग कंसेंट अबाउट द चेंजेस। यदि वो परिवर्तन से संबंधित बातों के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं या वो तैयार ही नहीं है कि इस तरह का कोई भी परिवर्तन हो, कंपनी इस तरह के कोई भी चेंजेस को करे, तो कंपनी शैल बी गिव अपॉर्चुनिटीज़ बाय कीपिंग द रूल्स ऑफ सेबी इन माइंड टू एग्जिट फ्रॉम कंपनी। एग्जिट फ्रॉम कंपनी, वह सेबी गाइडलाइंस के रूल्स को फॉलो करते हुए, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स को फॉलो करते हुए इस तरह के शेयर होल्डर्स को पूरी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं। यू कैन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। लेकिन ध्यान रखती है कि सेबी की जो गाइडलाइंस हैं उसको कंपनी फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि सेबी की गाइडलाइंस से इतर जाके या इस गाइडलाइंस को फॉलो न करते हुए, सेबी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही वो किसी भी शेयर होल्डर को जिसने कंसेंट नहीं दिया है, जो एग्री नहीं है, जो वेरिएशन नहीं चाहता है, जो परिवर्तन कंपनी में नहीं चाहता है, उसको अवसर देगी कि वह कंपनी छोड़ के जा सकता है। एक कंपनी ये जनरल रूल्स को फॉलो करने के बाद ही शेयर का अलॉटमेंट कर सकती है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज द वेरिएशन इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ऑब्जेक्ट इन द प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 27। अभी हम लोगों ने 39 पढ़ा, सेक्शन 39 अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 27 जिसमें वेरिएशन इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉस्पेक्टस, प्रविवरण में अनुबंध की शर्तों या उद्देश्यों में परिवर्तन। ठीक है, एक कंपनी प्रॉस्पेक्टस में जो उसकी टर्म्स हैं, जो उसकी कंडीशंस हैं, उसके ऑब्जेक्ट हैं, उसमें चेंजेस कर सकती है या नहीं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो वेरिएशन है वो है वेरिएशन बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। परिवर्तन केवल विशेष प्रस्ताव द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये विशेष प्रस्ताव क्या होता है, इसको यदि हम लोग पढ़ें तो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, कंपनी एक सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव लाके अपने
प्रॉस्पेक्टस की टर्म्स में या अनुबंध के प्रविवरण में अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन कर सकती है। फर्स्ट इज़ द पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। सामान्य सभा बुलाएगी, उसके लिए कोई स्पेसिफिक मीटिंग बुलाने की उसको ज़रूरत नहीं है। जनरल मीटिंग में वो अपना ये वेरिएशन से रिलेटेड रेजोल्यूशन पास करा सकती है या विशेष प्रस्ताव को वो सामान्य सभा में रख के पास करा सकती है। दूसरा है वेरिएशन बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन, परिवर्तन केवल विशेष प्रस्ताव के द्वारा। कंपनी यदि चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन लाकर भी जो टर्म्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं प्रॉस्पेक्टस के, उसमें चेंजेस ला सकती है। तो दो हुए, एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी हुआ और एक हुआ जनरल मीटिंग में। ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा ये जनरल मीटिंग में लाकर कंपनी जो टर्म्स हैं उनमें चेंजेस ला सकती है। दूसरा है पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, कंपनी को इससे संबंधित सूचना की प्रविवरण में या प्रॉस्पेक्टस में चेंज किया जा रहा है, उसको किसी न्यूज़पेपर में या कहा जाए कि कोई लोकल न्यूज़पेपर भी हो सकता है, लेकिन एक इसमें कंडीशन मस्ट होती है कि ऐसा जो भी चेंजेस होंगे या ऐसे जो भी वेरिएशंस होंगे उसके लिए इंग्लिश पेपर भी मस्ट होता है। तो वह यही है कि अ कंपनी शैल बी पब्लिश चेंजेस और वेरिएशन इन प्रॉस्पेक्टस, यदि वो प्रविवरण में परिवर्तन करना चाहती है विथ रैशनैलिटी ऑफ द चेंजेस, ये बताते हुए कि यह परिवर्तन आवश्यक है इन इंग्लिश एंड इन लोकल न्यूज़पेपर विच इज़ पब्लिश्ड इन द क्राइटेरिया ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। वो ऐसा जो परिवर्तन होगा उसको लोकल न्यूज़पेपर में और या इसके साथ में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी, प्रकाशित करती है। और कहाँ प्रकाशित करती है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब अपने कार्यालय, जो पंजीकृत कार्यालय होगा उसकी सीमा के अंदर इस तरह का प्रकाशन कराती है। और ये जो भी प्रकाशन होगा, पब्लिकेशन होगा, ये न्यूज़पेपर में होता है। इसके बाद जो वेरिएशन है थर्ड नंबर पे कि किस तरह से कर सकती है, तो वो आपका है नॉट टू यूज़ मनी कलेक्टेड थ्रू द प्रॉस्पेक्टस, प्रविवरण द्वारा एकत्रित धन का प्रयोग न करना। एक कंपनी कभी भी जो प्रॉस्पेक्टस होगा उससे रिलेटेड जितना उसको फंड मिल रहा है या जो एप्लीकेशन मनी मिल रही है उसको शेयर्स के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मतलब किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदने में या बेचने में या अन्य तरह से किसी भी प्रैक्टिस के लिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगी। कंपनी शैल नॉट बी यूज्ड कलेक्टेड मनी थ्रू प्रॉस्पेक्टस इन परचेजिंग ऑफ और द सेलिंग ऑफ और इन अदर मैनर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी। अन्य कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस धन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इट इज़ वन ऑफ मोर कॉशंस विच शुड बी टेकन बाय द कंपनी। इस बात का ध्यान एक कंपनी को रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो है वो है एग्जिट ऑफर टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर्स होते हैं जो इस तरह के वेरिएशन को, इस तरह के परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस के टर्म्स में चेंजेस करे या जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चेंजेस करे। तो असंतुष्ट अंशधारियों को कंपनी छोड़ने का अवसर प्रदान करना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इफ़ शेयर होल्डर आर नॉट एग्री फॉर वेरिएशन और दे आर नॉट गिविंग कंसेंट अबाउट द चेंजेस, यदि वो परिवर्तन से संबंधित बातों के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं या वो तैयार ही नहीं है कि इस तरह का कोई भी परिवर्तन हो, कंपनी इस तरह के कोई भी चेंजेस को करे, तो कंपनी शैल बी गिव अपॉर्चुनिटीज़ बाय कीपिंग द रूल्स ऑफ सेबी इन माइंड टू एग्जिट फ्रॉम कंपनी। एग्जिट फ्रॉम कंपनी, वह सेबी गाइडलाइंस के रूल्स को फॉलो करते हुए, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स को फॉलो करते हुए इस तरह के शेयर होल्डर्स को पूरी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं। यू कैन
यू कैन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। लेकिन ध्यान रखती है कि सेबी की जो गाइडलाइंस हैं उसको कंपनी फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि सेबी की गाइडलाइंस से इतर जाके या इस गाइडलाइंस को फॉलो न करते हुए, सेबी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही वो किसी भी शेयर होल्डर को जिसने कंसेंट नहीं दिया है, जो एग्री नहीं है, जो वेरिएशन नहीं चाहता है, जो परिवर्तन कंपनी में नहीं चाहता है, उसको अवसर देगी कि वह कंपनी छोड़ के जा सकता है। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.